नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास शो दिवाली से दिवाली तक में। मैं हूं अनुज सिंघल और मेरे साथ आज जुड़े हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो दिग्गज, नीलेश शाह, एमडी और सीईओ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, और ए बालासुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और CNBC आवाज़ पर ये मेरा एक पहला दिवाली स्पेशल है, तो उसके गेस्ट बनने के लिए नीलेश भाई, बाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नीलेश भाई, मूड कैसा है? क्योंकि लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट ने बहुत कुछ झेला है। एक वॉर झेली है, लास्ट में कोविड से थोड़ी सी रिकवरी हो रही थी, वो झेला है, और भी काफ़ी FI की इतनी अग्रेसिव और ब्रूटल सेलिंग झेली है। उसके बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म किया हमारी मार्केट ने। तो इस संवत में जब हम स्टेप कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? पिछले साल के लिए अनुज भाई अगर एक शेर कहूँ, बिजलियों को जहाँ गिरने की ख्वाहिश थी, बिजलियों को जहाँ गिरने की ख्वाहिश थी, वहीं बंदों ने घरौंदा बनाया। वाह। लास्ट साल की मार्केट कुछ इस तरह रही, एक के बाद एक बिजली गिरती रही, और जो बंदा या बंदी वहाँ पे खड़ी रही, उसी ने पैसा बनाया है। अगला साल भी कुछ ऐसा ही लगता है। पिछले साल को जिन्होंने डिस्टर्ब किया मार्केट को, वो सारे फैक्टर अगले साल में भी रहने वाले हैं। रशिया यूक्रेन फरवरी से चालू हुआ, अब भी चालू है। इकोनॉमिक रिकवरी, बाहर के फैक्टर जैसे ऑयल प्राइस हुए, US फेड की इंटरेस्ट रेट मूवमेंट हुई, महंगाई की मार हुई, उससे इन्फ्लुएंस रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर मार्केट को ज़रूर इम्पैक्ट करते रहेंगे। बट एक विदेशी निवेशक ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, जब मैं उन्हें पिच कर रहा था भारत के बारे में, तो कहा कि ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस हम लोग दुनिया से बहुत एक्सपेंसिव है। हम जनरली 40% प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं इमर्जिंग मार्केट से, अब 86% प्रीमियम पे है। तो ऑन अ 1 ईयर बेसिस हम एक्सपेंसिव हैं। उसने मुझे सिखाया कि नीलेश भाई नज़रिया बदलिए। ऑन अ 1 ईयर बेसिस इंडिया माइट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट, बट 5 साल पे सबसे सस्ता है। हाँ। तो ये कश्मकश मार्केट में जारी रहेगी पिछले साल की तरह, बट जो घरौंदा बनाएंगे वो यहाँ पे पैसा जरूर बनाएंगे। ओके, जो घरौंदा बनाएंगे वो पैसा जरूर बनाएंगे। तो घरौंदा लेकिन मतलब किस सामान से बनाना है, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उस घरौंदे में, नीलेश भाई? अनुज भाई, हम तो सालों से यही कह रहे हैं, अच्छे बिजनेस और अच्छे मैनेजर का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में आ जाए तो पैसा तो मार्केट अपने आप बना के दे देगा। वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आने वाले कल को भी सत्य ही रहेगा। ठीक है। बाला, एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि इस मार्केट में डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, और नंबर्स लगातार देख रहे हैं। पिछले महीने के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहे थे, एटलीस्ट एक्विटीज़ के। तो आपको लग रहा है कि मार्केट रेडी है कोई भी शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसा कि मार्केट ने इस साल भी किया? आई थिंक जो नीलेश ने बताया था, जो इंडिया का जो कम्प्लीटली रिसेलेंट जो था लास्ट 1 साल से, दैट समथिंग हैज़ बूस्टेड द कॉन्फिडेंस। उसमें जो उम्मीद जो मार्केट में था, उम्मीद इंडिया के ऊपर जो था, दैट ओनली गॉट फर्दर स्ट्रेंथन, क्योंकि अभी तो सही मालूम पड़ रहा है। जो ग्लोबली आप दोनों में पूरा देखते हैं, डेफिनेटली इंडिया सीम्स टू बी स्टैंडिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द ग्लोबल मार्केट। दैट इज बूस्ट द कॉन्फिडेंस। सेकेंड इज जो इन्फ्लेशन, महंगाई का जो फाइट जो ग्लोबली चल रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन क्या है, बट इज नॉट एज बिग एज व्हाट यू सीन ओवरसीज मार्केट, दैट आई कैन फर्दर बूस्टेड द confidence of people. And third is the liquidity. While become normally we see in the liquidity from 2 angles. एक तो savings जो public के पास जो है, that something comes to the market, retail participation that comes. Second is the liquidity जो money market में liquidity जो है, दोनों में आप देखेंगे तो the money that is in hands of people is only rising, क्योंकि interest rate बढ़ने के बाद भी उतना ऐसा attractive नहीं हुआ that people have to actually move away from market to actually somewhere else. So that liquidity also is coming. The retail participation का जो बहुत साल से अपने देश में missing था, that something got caught on in the last 2.5 years, that continues to be driver of the equity market. So मेरे हिसाब से even at the current market condition में, given the fact the last 1 साल में इंडियन का मार्केट जो आउट परफॉर्मेंस जो आया कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट,
एंड नीलेश मेंशन आप 1 साल का मत देखिए, 5 साल का देखिए, 10 साल का देखिए, नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव. प्लस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, आई थिंक स्पेशली द ग्लोबल लीडर्स सडनली अभी आज के इंडिया के बारे में जो बात करते हैं, इंक्लूडिंग द मैकेंजी CEO टॉकिंग अबाउट नॉट 10 साल का एक डिकेड का बुलिश नहीं बोल रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट 100 years ऑफ स्टोरी फॉर इंडिया. दैट मीन्स द चेंज ऑफ नैरेटिव कंप्लीटली चेंजिंग टुवर्ड्स इंडिया. वो मेरे सामने सब देखते हैं. डेफिनेटली आई थिंक द लोकल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड जो निवेश जो करते हैं वो कल ही बढ़ते जा रहे हैं. दैट नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ कंफर्ट, द मनी दैट दे हैव इन हैंड, डिस्पोजेबल इनकम. एंड थर्ड इज एक्चुअली अंडरवेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट एसेट्स में अंडरवेट जो है इतना मिल के आई थिंक आ रहे हैं. मेरे हिसाब से आने वाले समय भी कंटिन्यू रहेंगी. चलिए आने वाले समय में कंटिन्यू रहेंगी. तो नीलेश भाई, एक इस मार्केट में इस दिवाली पे आप के हिसाब से सबसे बड़ा पटाखा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं एक धमाका कहाँ पे हो सकता है? सो धमाका मार्केट में ही होगा. हाँ. शायद जोर से फटेगा, शायद फुस हो जाएगा. एंड इसकी सारी चाल चलत एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. अगर रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू करता है, तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट गिरेगी. बट कल को उठ के रशिया में तख्ता पलट हो गया तो एक रिस्पाइट रैली आ जाएगी. US फेड आज रॉकेट से रेट बढ़ा रहा है बिकॉज महंगाई का दर बहुत आगे है. बट आज नहीं तो कल वहाँ पे भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह जाते थे जापान, पहुँच गए चीन, समझ गए ना होगा. अगर उन्होंने रेट काटने चालू कर दिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, तब ऑटोमेटिकली अपनी मार्केट में रैली आएगी. सो इस बार मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी. इस दिवाली हर निवेशक को यह प्रण लेना होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से मैं विचलित नहीं होऊंगा. मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपने आप को बेनिफिट कैसे मिले उसके ऊपर फोकस करूंगा. गिरती हुई मार्केट में मैं खरीदारी करूंगा. गिरती हुई मार्केट में मैं खरीदारी करूंगा. तो बाला, आपके हिसाब से इस मार्केट में गिरावट अगर आए तो कहाँ तक आ सकती है? जो रीसेंट लोज थे हमारे, आपको लग रहा है कि वो फिर भी बचे रहेंगे? मार्केट का वर्स्ट खत्म हो चुका है? आई थिंक एक तो मार्केट इज ड्राइंग कंफर्ट. जो हिसाब से मार्केट जो चल रहा था, आई थिंक वी सी एट एवरी लेवल रेसिस्टेंस है. दैट समथिंग इज विच इज ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिंग. सेकेंड, आप मार्केट के लिए आप कोई भी इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन बना हुआ है, एक्चुअली इफ यू लुक एट फ्रॉम द एंगल, देयर आर 1 or 2 सेक्टर्स इन द मार्केट इज अ हेवी वेट इन द इंडेक्स सच एज लाइक बैंकिंग. सो नाउ सीइंग ना क्रेडिट ग्रोथ इज कमिंग. सो उसकी वजह से उनका जो पहले जो लास्ट 2-3 साल से जो सफरिंग था, दैट इज नाउ चेंजिंग. सेकेंड इज दिस फेस्टिवल सीजन इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन द लास्ट 2 साल से. जो पेंडेमिक के बाद जो बिल्कुल सेल्स नहीं हो रहा था, आई थिंक ये साल पेंडेमिक रिलेटेड इम्पैक्ट ऑल्सो कम. आई थिंक इफ यू लुक एट जो मोहम जो बन रहा है वो भी इसमें देखते हैं मेरे हिसाब से डाउन साइड रिस्क कम हो सकता है. फिर भी एज नीलेश मेंशन, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी सरप्राइज आ गया है, इधर ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, शायद थोड़ा स्विंग बढ़ सकता है. बट फिर भी डाउन साइड मेरे साथ प्रोटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि इन एवरी पैरामीटर लुक एट इट, द रेसिलेंस ऑफ इंडिया, आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ कंपनीज का अर्निंग्स जो है, कंपनीज का बैलेंस शीट जिस हिसाब से जो बना हुआ एक्चुअली, जो हिसाब से जो कंपनीज का जो निवेश करने के लिए जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है, ये सब में मिलकर देखेंगे तो डेफिनेटली द डाउन साइड कुड बी लिमिटेड. एज ही मेंशनड, वैल्यूएशन के हिसाब से अपसाइड थोड़ा टेस्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक एट इट बियॉन्ड 5 years. या. ठीक है. अभी नीलेश भाई, मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ गई है कि आपका व्यू है 5 साल का, हमारा दर्शक है वो हमको बोलता है कि 5 दिन में क्या होगा. तो वहाँ पे बैलेंस आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है. इसके लिए मैं मतलब मुझे पता है कि ये सवाल थोड़ा सा फंड मैनेजर से पूछना थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो साल के लो हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि फंड मैनेजर में आप अगले 5-6 साल 10 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से सोच रहे हैं. लेकिन जो थोड़ा हमारा, हालांकि अभी थोड़े से दर्शक भी मैच्योर हो रहे हैं और काफ़ी उस हिसाब से मतलब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं. ट्रेडिंग और वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए, ये दोनों का एक डिफरेंशियल समझ रहे हैं. तो एक चीज़ तो आपने बोल दी नीलेश भाई कि मार्केट में बने रहिए. सबसे बड़ा पटाखा तो वही है कि मार्केट ही खुद ही बड़ा पटाखा है. लेकिन सेक्टोरली क्या आपके लिए, मतलब जिसे कहते हैं चक्री बम या एक सुतली बम,
क्या सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आज आप दर्शकगण में चेक करें तो मोटा मोटा उनकी डिपॉजिट या उनके लोन 5 बैंक के अंदर होगी ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस। सो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र की एनपीए एक दशक में सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर है। तीसरा, ब्याज की दरें बढ़ रही है तो मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और एफपीआई की सेलिंग सबसे ज़्यादा बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हुई थी, तो वैल्यूएशन भी अब काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं। कंसोलिडेशन इन बिजनेस, लोअर एनपीए, हायर प्रॉफिट, चीपर वैल्यूएशन, चारों का कॉम्बिनेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को अगले साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर बताता है। दूसरा एक सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर केमिकल भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। बट हमें दिख रहा है कि ये चाइना +1 की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। सरकारी खर्चा तो चालू ही है, प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कैपेक्स पे उतारू है, ऊपर से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करिए तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा तो मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये दोनों सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए अगले संवत में दिखते हैं। बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है एक्चुअली नीलेश भाई, तो उसमें कुछ सब सेक्टर जिस पर नज़र रखी जा सकती है? केमिकल्स देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, कैपिटल गुड्स देखिए, ये सारे सेक्टर आप वहाँ पे मेरे हिसाब से ये केमिकल की तरह मल्टी ईयर रैली होगी। इसमें ये जो ट्रेंड बना है चाइना +1 का, वो 1 साल 2 साल का नहीं है, वो शायद 5 या 10 या 15 या 20 सालों का है। तो उसकी वजह से ये सारे क्षेत्र में जहाँ पे एक कंपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों को सर्विस करती हो, उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। बाला, आप कहाँ बुलिश हैं इस समय, कहाँ बेट ले रहे हैं? एक तो एज नीलेश मेंशन, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स देयर इज अ रिवाइवल, क्योंकि the economy starts picking up once good moments चालू हो जाते हैं। We are already seeing improvement in the auto sectors. तीसरा है कि actually consumer durables. I think spending the जो service sector, especially other than IT and banking, hotel industries, tourism sector, उसमें सब में revival actually. एक तो the festival season चालू होके with the increase in travel, मेरे हिसाब से इवन दैट सेक्टर, स्पेशली दी होटल एज एन इंडस्ट्री, विल सी अ रिवाइवल इन द बिजनेस, एंड पब्लिक एट लार्ज स्पेंडिंग मनी विल आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो दैट आल्सो समथिंग मेरे हिसाब से पिकअप होना चाहिए। ऑटो इज वन सेक्टर, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू द इकोनॉमिक रिवाइवल and the demand that is coming in. Last 2-3 साल से कोई खर्चा नहीं किया actually. Now we are seeing actually the income level, economic model, especially somebody who owns a truck, the economic model actually is far better today. So that also मेरे हिसाब से sectors should get to see a revival. Okay, नीलेश भाई, ऑटो बाला ने बोला, आपने नहीं बोला, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑटो में ओवर एक्सटेंडेड है इसके लिए, या फिर कोई और कारण है? और जो एक क्या आपको लगता है कि एक जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो अब कट चुका है वहाँ से, या फिर अभी मतलब प्लग हो चुका है, या फिर अभी थोड़ा बाकी है उसमें? नहीं, मैंने कुछ सेक्टर बाला के लिए भी रखे थे। मुझे मालूम है बाला की सोच क्या है, जैसे उसे मेरी सोच मालूम होगी। तो जैसे बाला ने बताया वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा लगता है। 2 व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है। जैसे बाला ने बताया कि कमर्शियल व्हीकल की वायबिलिटी अभी पिछले 2 साल के सामने बहुत अच्छी हो गई है, तो लोग वहाँ पे निवेश करना चालू करेंगे। पैसेंजर व्हीकल में तो आज कोई भी गाड़ी खरीदने चाहे तो 1 महीने से लेके 12 महीने की वेट है। 2 व्हीलर में ऑब्वियसली राइट नाउ डिमांड काफ़ी स्लो है, बट वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्टेड है। एंड इनके साथ साथ एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारी भारतीय कंपनी अब ग्लोबल सप्लायर के रूप में इमर्ज हो रही है। Tier 1, Tier 2 बन रहे हैं। चाइना +1 वहाँ पे भी आएगा।
सो ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखें तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हमें लगता है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए। हम जैसे आपने बताया वैसे ओवरवेट है इस सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल की साइड के ऊपर, बट ओवरऑल लगता है कि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स दोनों अगले साल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। एक और बेनिफिट जो ऑटो सेक्टर को मिल सकता है वो रुपये का है। रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड कंपेयर टू से लास्ट ईयर, तो उसका बेनिफिट भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनको मिलने लगेगा। ओके, तो Just to add to that, Anuj, हमेशा हम गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो बात करते हैं, we always think about road and other infrastructure. The largest spender आज के दिन पे रेलवेज में है। रेलवेज का जो सप्लाई, जो कंपोनेंट जो सप्लाई करते हैं वो लार्जली इज कमिंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो दो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द vehicle OEM kind of supply, but they're also benefiting out of this kind of new demand that has come from railway से भी आते हैं, क्योंकि वो it's all got developed in the last 2-3 साल में। therefore there are many companies in that space and India is generally ancillaries में बहुत strong है actually। जब भी भारतीय बाज़ारों की बात होती है तो हमेशा एक आईटी सेक्टर की बात करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसने काफ़ी इंडिया के मैक्रोस को भी सपोर्ट किया है। जितना डॉलर इनफ्लो आईटी सेक्टर की वजह से आता है, नीलेश भाई अगर वो नहीं होता तो आपका एक व्यू था कि शायद हमारी भी हालत थोड़ी पतली हो सकती थी, जैसे हमने श्रीलंका में देखी या बाकी कंट्रीज़ में देखी। तो मार्केट क्या अभी इनके साथ अनचैरिटेबल हो रहा है, या फिर ये एक जो पिछले 3-4 साल के एक्सेसेस हैं ये ख़त्म हो रहे हैं? सो अनुज भाई, इस वक्त आईटी क्षेत्र में अगर आप मैनेजमेंट की कमेंटरी पढ़े एंड कुछ दिग्गज कंपनी के नतीजे सामने आए हैं, अच्छे नतीजों के बावजूद उन्होंने कमेंट्री में थोड़ी कंजूसी की है। जैसे टीसीएस, मैं कंपनी के नाम नहीं ले सकता, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको सही तरीके से आगाह नहीं कर रहे, बट अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है। हमारी आईटी कंपनी के जो सबसे बड़े कंज्यूमर है वो यूएस बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। वहाँ पे एक के बाद एक बैंक अनाउंस कर रहा है कि हमारे आईटी बजट में कटौती होगी। हमारी आईटी कंपनीज यूरोपियन कंपनीज को सर्व करती हैं, उनकी हालत खस्ता है। तो इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इंडियन आईटी कंपनीज को नेक्स्ट ईयर में कितनी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़, मार्केट का अपना एक्सपीरियंस है जिसमें रीसेंसी बायस आता है। अगर मैंने पिछले 6 महीनों में किसी सेक्टर में पैसा बनाया है तो मेरा आउटलुक उसके ऊपर जनरली पॉजिटिव रहता है। पिछले 6 महीनों से आईटी सेक्टर में किसी ने पैसा नहीं बनाया तो वहीं पे भी थोड़े खट्टे अंगूर जैसा मूड बना हुआ है। ये दोनों चीज़ मिला के देख लो तो जब तक ये सर्टेनिटी नहीं आएगी कि कितनी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी आईटी सेक्टर में, उनके शेयर को बाउंस बैक होना मुश्किल है। ठीक है। बाला, एक और सेक्टर जो लग रहा था कि काफ़ी रिवाइव हो रहा है लेकिन स्टॉक्स ने उतना अच्छा किया नहीं, वो है रियल एस्टेट। इस पर क्या व्यू है अब आपका इस नए संवत में? रियल एस्टेट में इट्स समथिंग यूनिक कि लास्ट 4-5 साल से इन्वेंट्री के हिसाब से जो प्रेशर जो पहले था दैट गॉट कम्प्लीटली ईज्ड आउट। सेकेंड, द लास्ट 1 year various state governments took initiatives to reduce the stamp duty and so on and so forth। उसका वजह से भी ये सेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ। बट फ्रॉम अ लार्जर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आज के दिन में जो रेंटल जो बढ़ रहे हैं, चाहे ये सेक्टर में आई थिंक मोर देन कमर्शियल, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में जो रेंटल के लिए जो डिमांड जो आ रहा है, एक्चुअली जो ओनरशिप के लिए डिमांड आ रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज समथिंग इज वेरी एनकरेजिंग। अगर उसके हिसाब से देखते हैं, प्लस ऑल्सो इवन दी हाउसिंग लोन रेट्स हैं, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी जो हाउसिंग लोन जो बोरोअर जो है उनके लिए जो इंक्रीज आया इज नॉट वेरी लार्ज इनफ एक्चुअली टू रिड्यूस द डिमांड। सो फ्रॉम दैट एंगल इफ यू सी अफोर्डेबल हाउसिंग में wherever the price range is in certain range, say 5,000 to 7,000 rupees kind of range, I think there is a demand. Ownership for owning housing is increasing. Therefore, ये sector actually has got corrected for a variety of reasons. But ये मेरे हिसाब से sometimes these sectors gets pushed up very aggressively क्योंकि ये growth permanent रहेंगे करके the generally sectors gets pushed up. But इनका cash flow is something, though we know what is going to be the cash flow, but they of course go through the working capital keeps increasing and so on and so forth. Therefore उसका valuation के हिसाब से impact हो जाते हैं. But this sector is something
should be watched out from the ownership point of view. I think again one has to take आज के दिन पे जो पहले जो रियल एस्टेट में रिस्क तो जो चल रहा था स्पेशली रिलेटेड टू दी कंज्यूमर रिलेटेड ग्रीवेंसेस वो मेरे हिसाब से पूरा बंद हो गया विद या करेक्ट। अनुज भाई, मेरा एक छोटा सा थंब रूल है, जिस क्षेत्र में बोरोअर की बोरोइंग रेट मैन्युफैक्चरर से कम हो उस क्षेत्र में जाने में ध्यान रखना चाहिए। ओके। आज आप मैं बाला हाउसिंग लोन लेते हैं तो 7, 7.5, 8% में मिलती है। रियल एस्टेट डेवलपर जब जाता है बैंक के पास या एनबीएफसी के पास पैसा लेने, तो वो 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40% देता है। यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में गवर्नेंस का कितना दारोमदार है। जब तक ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा तब तक रियल एस्टेट सेक्टर सेक्युलर ग्रोथ नहीं दे पाएगा। ओके। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट उन्हें अपना गवर्नेंस इतना ऊपर करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की कंपनियां की बोरोइंग कॉस्ट अपने कंज्यूमर की बोरोइंग कॉस्ट से कम हो जाए। चलिए ठीक है, एक लास्ट आपसे व्यू ले लेते हैं, फिर इस नए संवत में नीलेश निवेशकों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस क्या होगी आपकी? बाई ऑन डिप्स मार्केट है, करेक्शन में धैर्य मत खोना, खरीदते रहना। इवेंचुअली इंडिया ग्रोथ स्टोरी विल प्ले आउट। ओके, वाला वैसे उम्मीद के हिसाब से करना चाहिए। लास्ट 2-3 साल जो हिसाब से कंसर्न जो था आई थिंक मेरे हिसाब से वो सब पीछे हो रहा है। इंडिया मेरे हिसाब से उम्मीद का जो आ रहा है एक्चुअली फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया विल डू फार बेटर। सो बेसिस में आपको निवेश करते रहना चाहिए और पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए इसी ऑस्पिशियस और ऑप्टिमिस्टिक नोट पर शो को समाप्त करते हैं। नीलेश वाला, थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ बातचीत की। और सभी दर्शकों को शो देखने के लिए शुक्रिया और बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।